Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of January 2022. तो 24 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनका जवाब आपको देने हैं फॉर द प्रीलिम्स। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द डेपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। तो डेपुटेशन रूल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्करेंस ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेपुटेशन। तीसरा कह रहा है, इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट इन डेपुटेशन द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एसडीआर इज नाइडर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। दूसरा स्टेटमेंट है, प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट होल्ड एसडीआर। तीसरा स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गिव्स इक्वल वेटेज टू द बास्केट ऑफ करेंसीज टू डिटरमाइन द एसडीआर वैल्यू। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव। ठीक है ना। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर्ड के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट इज छत्तीसगढ़, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश, फोर्थ इज उत्तराखंड। तो ये आपको बताना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के टर्म में किसका कितना होगा। ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ एक एक करके, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। पहला सवाल मैंने डेपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पूछा था, तो इसमें देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि डीओपीटी इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऐसा नहीं है। देखो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ही अभी तक, जिसमें एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफओएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी है, आईपीएस के केस में पुलिस डिवीजन एमएचए आता है, और आईएफओएस के केस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो तीनों के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। इसलिए अगर आपसे यूपीएससी कह दे कि डीओपीटी सबका कैडर कंट्रोल करता है तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कॉन्करेंस ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेपुटेशन। ऐसा नहीं है। अगर एक ऑल इंडिया सर्विसेज का आप कैडर वो कर रहे हो, मतलब डेपुटेशन चेंज कर रहे हो, तो उसमें उसका कॉन्करेंस लेना पड़ता है अभी एज पर नाउ। आगे देखिए, तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज बिल्कुल राइट। पहला गलत था और दूसरा गलत था, तो केवल कौन सा सही है? तीसरा सही है केवल। तो थर्ड, डी विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है, एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। बिल्कुल सही है। एसडीआर ना तो कोई करेंसी है, ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ पे। आप तो वो जितना आप डालते जाते हो, आपके पास उतने बेसिस पे ड्राइंग राइट्स मिलते जाते हैं आपको। ठीक है ना, जितना आप नहीं, लेकिन आप इसको क्लेम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ आईएमएफ यू कैन नॉट क्लेम दिस, है ना। तो जितना आपने वहाँ पे जमा कर रखा है, जितना, उसी के बेसिस पे आपको मिलता है। तो पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स गिव्स इक्वल वेटेज टू द बास्केट ऑफ करेंसीज टू डिटरमाइन द एसडीआर। नहीं, ये गलत है। हर करेंसी की इक्वल वेटेज नहीं है। देखो अभी वैसे अगर आप एसडीआर देखोगे तो उसमें आपको 5 करेंसीज दिखेंगी। एसडीआर में आपको 5 करेंसीज दिखेंगी। उसमें यूएस का डॉलर दिखेगा, फिर आपको यूरो दिखेगा, फिर उसमें जापानीज येन दिखेगा, फिर उसमें आपको ब्रिटेन वाला पाउंड स्टर्लिंग दिखेगा, एंड चाइनीज रेनमिनबी दिखेगा। ठीक है ना, जिसको 2016 में इंक्लूड किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 5 करेंसीज कौन कौन सी एसडीआर में। एक आपको डॉलर मिल जाएगी, एक आपको यूरो मिल जाएगी, एक आपको पाउंड मिल जाएगी, पाउंड स्टर्लिंग, एक आपको जापानीज येन मिल जाएगा, और एक आपको क्या मिलेगा,
रेन REN, रेन मिनबी, ये चाइनीज है करेंसी। ये 5 करेंसी जिसमें यूएस का जो डॉलर है उसका हाईएस्ट वेटेज है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और SDR करेंसी की वैल्यू डेली कैलकुलेट होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड डेली। IMF के हॉलीडे को छोड़ करके SDR करेंसी वैल्यू की वो डेली ही कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये एक तरीके से इट्स नॉट अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन IMF, एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स। मतलब अगर आप अपनी करेंसीज मतलब SDR जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है बाय यूजिंग दीज करेंसीज, या आप बस सिंपल से चीज़ याद रखेगा, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फ्रीली यूजेबल करेंसीज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट क्लेम ऑन दैट, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से जो स्टेट्स हैं उनके फॉरेस्ट परसेंटेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लेट मी टेल यू द परसेंटेज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम है इसमें परसेंटेज के बेसिस में मध्य प्रदेश का रहेगा, 25% के आसपास दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में 27% के आसपास दिखेगा। देन छत्तीसगढ़ में आपका 41% के आसपास दिखेगा, और उत्तराखंड में 47% के आसपास दिखेगा। तो कुल मिलाकर के 2-3-1-4 ये असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। 2-3-1-4 विल बी द असेंडिंग ऑर्डर इन दिस केस। 2-3-1-4, यस 2-3-1-4 विल विद द सेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखिएगा। ऑल्दो अगर मध्य प्रदेश का हम देखें तो फॉरेस्ट एरिया एब्सोल्यूट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के टर्म में देखें तो फिर वहाँ पे कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आज का मेंस क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मेंस क्वेश्चन है, अ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी इज गोइंग ऑन इन इंडिया, व्हाट नीड्स टू बी डन टू ओवरकम दिस। मतलब एक तरीके से एक एजुकेशनल इमरजेंसी इंडिया में चल रही है, आपको बताना है कि क्या किया जाए कि ये एजुकेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। तो आप थोड़े से पॉइंट्स दे सकते हैं मेरे को, थोड़े थोड़े पॉइंट, ज़्यादा नहीं। अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन, ठीक है। और इसके बाद मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा होलोग्राम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विच इज अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट इंडिया गेट। इंडिया गेट में इसको अनवील किया गया है। पराक्रम दिवस कल था, आप सबको पता होगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सबको ये पता होना चाहिए। नेताजी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स मैंने आपको कल बताए थे, लेकिन मेन इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। एक है 1938 का सेशन जिसको हम हरिपुरा सेशन बोलते हैं, और 1939 का सेशन जिसको हम त्रिपुरी सेशन बोलते हैं, त्रिपुरी सेशन, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और 1939 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि जब इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में ये गए थे तो इन्होंने एक फीमेल बटालियन बनाई थी जिसका नाम था रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई बटालियन था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बटालियन बनाई थी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा रोल है, इकोनॉमिक रोल बहुत बड़ा इनका है। जो इकोनॉमिक प्लानिंग में 1938 में जो प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंतर्गत जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसको अपोज करने के लिए दो नाम फेमस है, ठीक है ना। तो यहाँ दो नाम बहुत फेमस हैं जो उनको अपोज कर रहे थे, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो रेजिमेंट था उसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, याद रखिएगा, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जो INA के अंदर इन्होंने फीमेल रेजिमेंट बनाई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। आगे मूव करते हैं। ओनली इंडियन ट्यून्स एट बीटिंग रिट्रीट। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होती है, ये आपके जब भी ये 26 जनवरी का वो होता है त्यौहार होता है, उसमें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के नाम से बहुत फेमस सेरेमनी है और हमेशा से ही होती आ रही है ये। और अब इस बार जो गाने इसमें बजेंगे, जो ट्यून्स इसमें बजेंगे, केवल इंडियन ट्यून्स रहेंगी। अदरवाइज इसमें बहुत सारे फॉरेन ट्यून्स भी बजते हैं, बहुत सारे इसमें ट्यून्स बजते हैं जो पहले के। अब इसमें एक ट्यून जो है जिसको गिराया गया, इस बार हटाया गया हुआ है, अबाइड विद मी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्यून्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्यून्स है जिसका नाम है अबाइड विद मी, अबाइड विद मी। इसको हटाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, अबाइड विद मी को हटाया गया है और इस अब केवल इंडियन ट्यून्स को रखा जा रहा है। तो इसमें काफ़ी इसका अपोज भी किया जा रहा है कि बिकॉज अबाइड विद मी इज नॉट अ, मतलब कि जो अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अबाइड विद मी किसी
कॉलोनियल मेंटेलिटी को नहीं दिखाता है। अवॉइड विद मी का बहुत पुराना रिलेशन इंडिया के साथ, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन चीज़ इंडिया से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, इंडिया में इंडियंस भी हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट नहीं करना चाहिए। अवॉइड विद मी एक क्रिश्चियन हिम ज़रूर है, 1847 में बनी थी जो, लेकिन अब इट्स नॉट ओनली ए क्रिश्चियन, इट्स रिलेटेड टू एवरीवन। दिस इज व्हाट दोज हु आर अपोजिंग दिस इज आर सेइंग। 1847 की ये ट्यून है जिसका नाम है अबाइड विद मी, है ना। तो इसको अभी हटाया गया है। एंड मैनी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, they are opposing the government to be an intolerant government and all. This is the thing which is happening. एलिफेंट कॉरिडोर टू बी रिस्टोर्ड इन साउथ बंगाल। अब साउथ बंगाल में जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसको रिस्टोर किया जाएगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि बहुत सारा यहाँ पे मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण बेसिकली इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है कि सदर्न बंगाल में बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जिसमें लॉस ऑफ लाइफ्स ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड दीज पैकिडम्स। पैकिडर्म आपको पता ना, ये जिनकी बहुत ही मोटी चमड़ी होती है, इनको पैकिडम्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर एलिफेंट्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैकिडम्स, है ना। स्किन से रिलेटेड है पैकिडम कि किसकी कितनी मोटी है ना, याद रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा डिटेल बता दूं, देखो एलिफेंट्स के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है इंडिया में। एलिफेंट्स के रिगार्डिंग कब स्टार्ट हुआ था? ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड इन February 1992 और इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड देयर कॉरिडोर्स, ठीक है ना। एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड देयर कॉरिडोर्स। एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रोवाइड करती है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। याद रखिएगा, क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद रखिएगा, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स, ठीक है ना। एंड दिस अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जो एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपने लिख लिया ना, एक और याद लिखिएगा, माइक। माइक याद रखिएगा, MIKE। माइक क्या है आपका? इट इज मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। दिस स्टार्टेड इन 2003 एंड ये भी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो कि ट्रैक करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स एंड दिस एंड दैट, ठीक है ना। तो एशिया, अफ्रीका, इस वाले रीजन में देखता है इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम 2003 में स्टार्ट हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं, 2003 में स्टार्ट हुआ था माइक प्रोग्राम, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। इसमें देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दो कैटेगरी मान लो, एशियन एलिफेंट होते हैं और एक अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। तो एशियन एलिफेंट्स जो है ना, उनका आयुसीन स्टेटस इंडेंजर्ड है और अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है उनका आयुसीन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा थ्रेटेंड है, ठीक है ना, क्योंकि उनका आयुसीन स्टेटस क्या इंडेंजर्ड है। और आपका अफ्रीकन एलिफेंट्स का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। तो ये भी आप, दिस इज अनदर फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर, 12 अगस्त को होता है आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। गुजरात टू डिपिक्ट द ब्रिटिश मैसेकर ऑफ ट्राइबल्स। अब गुजरात का जो टैबलो इस बार सेलेक्ट हुआ है उसमें ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से ट्राइबल्स को मैसेकर किया था गुजरात में, वो दिखाएंगे। एक्चुअली 100 साल पहले, लगभग 100 ईयर्स पहले यहाँ पर ट्राइबल मैसेकर किया था, जलियांवाला बाग के जैसे ही, या उससे भी कहना चाहिए वर्स्ट ट्राइबल मैसेकर था ऑफ इंडिया 100 ईयर्स अगो। एंड दिस टुक प्लेस इन पल एंड दधवाव। यहाँ याद रखिएगा, दो गाँव के नाम याद रखिएगा, पल एंड दधवाव विलेजेस ऑफ द नॉर्थ गुजरात। सबरकंठा नाम की जगह है, वहाँ पे दो गांव हैं, पल गांव और दधवाव गांव। एंड वहाँ पे लगभग 1200 ट्राइबल्स का मैसेकर किया गया था। एंड दिस इज द थिंग। एंड रिपब्लिक डे में गुजरात जो है अपने टैबलो में यही अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ट्राइबल्स विल बी शोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है 7 मार्च 1922 को, 7 मार्च 1922 को भील ट्राइबल विलेजर्स
in Sabarkantha district had gathered on the banks of Her river under the leadership of Motilal Tejawat. याद रखेगा, मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में हेर नदी के किनारे भील ट्राइबल्स इकट्ठा हुए थे सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज किया था उसके अगेंस्ट मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हेर नदी के किनारे भील ट्राइबल्स इकट्ठा हुए थे और फिर ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ जो गोली चलवाई थी. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. हेर रिवर एंड 1922 7th March भील ट्राइबल्स gathered and Motilal Tejawat was the leader to protest against the system imposed by the Britishers and their feudal landlords. यहाँ पे दो वेल्स, दो कुएं भी थे जिसका नाम था धिखाड़िया एंड दुधिया. दे वर ओवरफ्लोइंग विद द बॉडीज. ऐसा मतलब चित्रण किया गया है कि धिखाड़िया एंड दुधिया वर द वेल्स विच वर ओवरफ्लोइंग विद द बॉडीज. ये इंसिडेंट आपको याद रखना है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना. इसको याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी गेट्स फाइनल टचेस. तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर मैं आपको बोलूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद आने का. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये किसका है? रामानुजाचार्य का. याद रखिएगा, रामानुजाचार्य 11th सेंचुरी के ये भक्ति सेंट है. याद रखिएगा 11th सेंचुरी के भक्ति सेंट है. ठीक है ना. 11th सेंचुरी भक्ति सेंट. और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसके नाम पर? श्री रामानुजाचार्य के नाम पे. ये तेलंगाना हैदराबाद वाले रीजन में इसको बनाया जा रहा है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. रामानुजाचार्य के बारे में आपको पता होगा कि ही इज वेरी फेमस एंड ही इज फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ विशिष्ट अद्वैत, है ना. रामानुजाचार्य इज फेमस फॉर द विशिष्ट अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांता. देखो 3 फेमस स्कूल है वेदांता के, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत. ठीक है ना. अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत. और तीनों अलग अलग बहुत ही फेमस है. एक शंकराचार्य जी का है, एक रामानुजाचार्य का और एक माधवाचार्य का है. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड विशिष्ट अद्वैत जो स्कूल है वो रामानुजाचार्य का है. एंड इन्होंने एक टेक्स्ट भी लिखा है, भाष्य नाम का, भाष्य टेक्स्ट लिखा है. एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ये जो लिखा है विशिष्ट अद्वैत, दैट इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म. इसको क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म बोलते हैं. इट कंपीटेड विद द द्वैत फिलोसफी ऑफ माधवाचार्य, अद्वैत फिलोसफी नॉन डुअलिज्म की फिलोसफी ऑफ आदि शंकरा. ठीक है ना. These were the 3 most influential saints of the भक्ति मूवमेंट, है ना. माधवाचार्य, आदि शंकरा एंड आपका रामानुजाचार्य. तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ठीक है. तो ये आप याद रख सकते हैं. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. अ चांस टू सपोर्ट ग्रोथ, फिजिकल कंसोलिडेशन. यहाँ पर सी रंगराजन का ये आर्टिकल है, काफ़ी प्यारा आर्टिकल है वैसे, बट 2-3 ही फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पर्पस में आप लिख सकते हैं या आपके प्रीलिम्स पर्पस से पूछा जा सकता हो. तो ऑथर ने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो घटते जा रहे हैं ना. तो ऐसे में घटते हुए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में क्या किया जाए, तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो हमारा की डिटर्मिनेंट रहेगा ग्रोथ का वो रहेगा ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको हाउस होल्ड सेविंग भी जरूरी होती है और फाइनली यही आपके किस में आती है? इन्वेस्टमेंट में आती है ना. तो सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट दे विल बी द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. जो भी इंडिया का ग्रोथ होगा उसमें की जो रहेगा वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेगा. ठीक है ना. दूसरा जो यहाँ पे ऑथर ने बोला जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बोला है और कहा है कि जीएसटी कंपनसेशन कम से कम 2 साल के मिनिमम 2 ईयर पीरियड के लिए और आपको स्टार्ट रखना पड़ेगा. ठीक है ना. दिस इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड कि कम से कम 2 सालों के लिए आपको जीएसटी कंपनसेशन, भले आप कुछ उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दो लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेनी स्टेट्स आर देयर जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में, स्पेशली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ऐसी जो स्टेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इट विल कम एज अ रेवेन्यू शॉक टू दीज स्टेट्स, है ना. रेवेन्यू शॉक की तरह रहेगा. तो therefore it is better if you expand that for two more years. ठीक है ना. इसके बाद यहाँ पे ऑथर ने कहा कि एक्सपेंडिचर को हमको प्रायोरिटी देनी, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी देनी है ये बनाना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटाइजेशन टेबल ऑल्सो कि आपको किस में पहले इन्वेस्ट करना है. तो आपको कंजम्पशन भी आपको बूस्ट करना है, मतलब आपको कंजम्पशन बूस्ट करना ही पड़ेगा. अगर आपको ग्रोथ बूस्ट करनी है तो कंजम्पशन बूस्ट करना ही पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट करना पड़ेगा. लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हम सही जगह इन्वेस्ट करें. मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनको रीअसेस करो पहले, है ना. पहले ये देखो कि क्या इसमें करना सही रहेगा. आपको हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. हेल्थ एंड एजुकेशन मस्ट बी फोकस्ड ऑन, है ना. तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है. तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बताया कि हेल्थ एंड एजुकेशन को फोकस करो और इसको रीअसेस करो. प्रायोरिटाइजेशन को थोड़ा एक बार दोबारा देखो कि किसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं. मनरेगा जैसी स्कीम्स को थोड़ा बढ़ावा दीजिए. मनरेगा की स्कीम को बढ़ावा देने से बेनिफिट ये है कि
इससे कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है जितने ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा कंजम्पशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मनरेगा की स्कीम को बढ़ाने का ऑथर ने यहाँ पे बोला है। और लास्ट चीज़ है कि आप किस तरीके से जो ये वेव्स आ रही है ना कोविड की, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। ऑब्वियस सी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रहेगा। और लास्ट जो फाइनल सजेशन ऑथर ने दिया वो कहा है कि भाई आपको दोबारा से फिस्कल कंसोलिडेशन की राह पे चलना पड़ेगा। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब कि आपको अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उनको रोकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कंसोलिडेट कर सके, आपको फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ये चीज़ भी आपको अब देखनी पड़ेगी। तो दीज आर द सजेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। ऑथर ने कहा कि ये जो कोविड का टाइम आया है ना, ये एक तरीके का एजुकेशन इमरजेंसी का टाइम था। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब कि डिरेल हो गए, मतलब इसके स्कूल से बाहर हो गए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां स्कूल से बाहर हो गई जो दोबारा स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि जो डिजिटल गैप था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। कई लोगों को ना डिवाइस मिल रहे थे, कई लोगों को ना डिवाइस ना इंटरनेट कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में बहुत सारा एक गैप टाइप का बनता जा रहा है जो कि एक एजुकेशन इमरजेंसी में आएगा। स्कूल्स आज भी नहीं खुले हैं पूरे, है ना, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी। ऐसे में ऑथर ने कहा कि जो हमारा बजट रहा है आज तक का एजुकेशन का वो 2.5% से लेकर के 3% के बीच में रहता है। वहीं पे अगर हम देखें कि जो मतलब यूनेस्को ने जो सजेस्ट किया है वो 4 to 6% के बीच में सजेस्ट किया है ना। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आपको कम से कम एजुकेशन में 4 से 6% तक का इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे में इंडिया को अपना इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और स्पेशली एट द टाइम्स लाइक दीज, जब कोविड जैसा समय है तो उसके बाद तो एजुकेशन पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही चाहिए। तो ऑथर ने वही कहा कि यू हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। आपको स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। बहुत कम स्टेट्स हैं, लगभग 6 स्टेट्स हैं जो कि लगभग 5% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन में। अदरवाइज एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है इंडिया में। तो ऑथर ने वही कहा कि एजुकेशन नीड्स अ पुश, एजुकेशन को आपको पुश देना पड़ेगा, स्टेट्स को, सेंटर को भी ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। देखो केवल लर्निंग इंक्रीज नहीं करनी है आपको, लर्निंग, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी, उनका न्यूट्रिशन, उनका हैबिट ऑफ लर्निंग, ये सब इंप्रूव करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनेंसेस की जरूरत पड़ती है और वही आपको करना है। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि केवल और केवल स्पेंडिंग इंक्रीज करने से भी नहीं होगा, आपको उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर करना है। मतलब मैं आपको बजट में ज़्यादा एलोकेट कर दूँ, लेकिन आप अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे तो भी गड़बड़ है। यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे में ऑथर ने यहाँ पे क्या कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमको दोबारा करनी पड़ेगी, जैसे बैक टू स्कूल कैंपेन्स दोबारा शुरू करो, एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बनाओ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर, बच्चों को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, है ना। और यहाँ पे अर्ली ग्रेड्स में बेसिकली उनका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट करो, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट उनका करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फिर इसके बाद उनको देखो लिखा है कि उनको वीकेंड्स में भी इंस्ट्रक्शन अब देने की ज़रूरत आ गई है एंड एडिशनल टीचर्स लाने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आपको मतलब स्टूडेंट्स को मतलब कोचिंग टाइप की सुविधा भी, प्राइवेट कोचिंग टाइप की सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसे बच्चों को मतलब कि जो पीछे रह गए हैं या जो नहीं पढ़ पाए हैं ऑनलाइन और उनको उनके ऊपर एक्स्ट्रा पुश आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पैंडेमिक के कारण जो डिजास्टर आया है उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑथर ने वही कहा है। और इस तरीके से आपको जो बैक टू स्कूल कैंपेन्स और ये सब मतलब न्यूट्रिशन कैंपेन्स, ये सब और ज़्यादा आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जा करके आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही कि जो डेटा है उसमें बहुत ओपेसिटी है, मतलब कि अभी भी क्लियर नहीं है कि कितना फंड आता है, कितना फंड इन्होंने इन्वेस्ट किया और कितने बच्चे हैं, एनरोलमेंट एंड ऑल, इन सब में बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि इस ओपेसिटी को भी दूर करना चाहिए। और जो कैलकुलेशंस में जो चेंजेस हैं, जैसे कई लोग कैलकुलेट करते हैं केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का खर्चा, कई लोग बाकी सारी मिनिस्ट्रीज का भी खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं एजुकेशन में खर्चे को जोड़ने के लिए। तो ऑथर ने कहा इसमें भी थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है, एकदम पिन पॉइंटेड कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते, है ना। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट इग्नोर्ड टोक्योज रेनकोजी टेम्पल ऑफर। तो यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट ने रेनकोजी टेम्पल का ऑफर जो है वो मतलब उसको पूरा नहीं कहता। टोक्यो का है रेनकोजी टेम्पल, इसको याद रख लीजिएगा पहले तो। इस टेम्पल ने परमिशन दी थी इंडियन अथॉरिटीज़ को कि वो डीएनए टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द एशेज विच आर सेट टू बी द एशेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल ने परमिशन दी थी कि ठीक है आप डीएनए कंडक्ट कर लीजिए ऑन द एशेज विच आर सेट टू बी द एशेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
और यहाँ पे नए फ्रेश एलिगेशंस आए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये इस चीज़ को कर दिया था, मतलब कि इसको पूरा नहीं किया था, ठुकरा दिया था। यहाँ पे कमीशन का नाम है एम.के. मुखर्जी कमीशन का नाम आया है, तो एम.के. मुखर्जी कमीशन का नाम लिख लीजिए, इसको याद रखेगा। एम.के. मुखर्जी कमीशन इज बेसिकली कमीशन विच वाज लुकिंग एट दी डिसअपियरेंस ऑफ श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपको याद रखना है कि एम.के. मुखर्जी कमीशन का नाम यहाँ पर है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग एम.के. मुखर्जी कमीशन एंड रेनकोजी टेम्पल, है ना, ये आप याद रखेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पर ये याद रखेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी में होलोग्राम इंस्टॉल किया गया अंडर द कैनोपी वेयर ए स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज V स्टूड। तो किंग जॉर्ज V का जहाँ पे स्टैचू था, जिसको 1968 में हटाया गया था। 1968 में किंग जॉर्ज V का, जॉर्ज पंचम जिसे बोलते हैं, उसका स्टैचू हटा दिया गया था और अब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया है, लगाया जाएगा। ग्रेनाइट का ये स्टैचू बनेगा। दिस स्टैचू विल बी मेड अप ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट, याद रखेगा, ब्लैक ग्रेनाइट से बनेगा। और दैट इज द थिंग विच ऑथर टेल्स इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर है तालिबान अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर्स बिगिन ओस्लो टॉक्स। तो अब तालिबान और जो आपके अफगानिस्तान के सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं वो ओस्लो में बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक्चुअली यहाँ पे तालिबान से बात की जा रही है कि वहाँ पे जो सिविल राइट्स जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान के सिविल सोसाइटी लीडर्स जो हैं वो मिल रहे हैं ओस्लो में, नॉर्वे के अंतर्गत, और ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करो, बच्चों को उनके अधिकार दो, वुमेन को उनके अधिकार दो, इस तरीके की चीज़ें ना करें। तो यही सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। पेरू ने डिक्लेयर कर दी है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। ऑयल स्पिल हुआ था पेरू में, जिस कारण से काफ़ी लॉस हुआ है, लगभग $50 मिलियन का लॉस हुआ है। तो ऐसे में पेरू ने ऑयल इमरजेंसी वहाँ पे घोषित कर दी है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। अ प्रपोजल फॉर इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज, यहाँ पर ऑथर ने प्रपोजल दिया है। यहाँ पे TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी, पहले तो आप याद रखिएगा TSR सुब्रमण्यम कमेटी जिसको सेटअप किया गया था 2014 में, याद रखिएगा TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जो कि कंट्री के जो ग्रीन लॉज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो प्रोसीजर्स हैं उनका उन्होंने रिव्यू किया था TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने, और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। अब सजेशंस में उन्होंने एक तो काफ़ी अमेंडमेंट्स बताए थे, जो लॉज हैं उनमें काफ़ी अमेंडमेंट्स बताए थे, और दूसरा उन्होंने एक सजेशन दिया था कि इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज को आप सजेस्ट किया था उन्होंने। तो ऐसे में ये जो TSR कमेटी का रिकमेंडेशंस थे ना, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये डाइल्यूट कर रहे हैं, जो इंडिया के फॉरेस्ट लॉज हैं उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फॉर दिस रीज़न द सजेशंस वर they were not taken into force. Now अभी जो the report proposed environmental laws management act, एक environmental laws management act करके environmental laws management act करके सजेस्ट किया था TSR सुब्रमण्यम जी ने। क्या सजेस्ट किया था? environmental laws management act सजेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था 2 एक्सपर्ट बॉडीज बनाई जाएंगी, एक नेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक स्टेट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। एक सेंटर पे कंडक्ट होगी, एक स्टेट पे कंडक्ट होगी। इसने एक और चीज सजेस्ट की थी इनकी रिपोर्ट ने कि एक नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एन इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज, ठीक है ना, तो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो ये सजेशंस दिए, 4 सजेशन जो मैंने आपको बताया ना, एक नेमा, एक स्टेट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा मैंने आपको इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया, इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक IES का बताया, इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज का बताया। तो ये सब सजेस्ट किए थे TSR सुब्रमण्यम कमेटी जी ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दोबारा से इसको उठाया और कहा है कि भैया क्यों, जरूरी है कि नहीं है। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। द नीड फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग, अब इंडिया में भी शेयर्ड पेरेंटिंग का कंसेप्ट दोबारा से आने लगा है। तो अभी हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर पति पत्नी में तलाक हो जाए तो फिर बच्चे की कस्टडी के ऊपर बहुत सारे वो होते हैं, मतलब बहुत बवाल होता है इसके बाद। तो इंडिया में 2 लॉज हैं जो कि ये देखते हैं। फर्स्ट है आपका HMGA, जिसको बोलते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसको याद रखेगा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और दूसरा है आपका जो है वो है 1890 का गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अब याद रखेगा USA और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे तो शेयर्ड पेरेंटिंग का कंसेप्ट है। शेयर्ड पेरेंटिंग मतलब
कुछ दिन ये कुछ दिन वो। हमारे इंडिया में विजिटिंग राइट्स तक दे दिए जाते हैं, विजिटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, है ना, कि बेटी के आप मेन मतलब ऑफिशियल जो कस्टडी उसी की रहेगी और दूसरे पेरेंट को केवल विजिटिंग राइट्स है। लेकिन यूएसए में एक ये शेयर्ड पेरेंटिंग का कंसेप्ट है, मतलब दोनों मिलजुल के करेंगे, बिल्कुल वो साथ नहीं रहेंगे लेकिन मिलजुल के पेरेंटिंग करेंगे, है ना। तो दैट इज द कंसेप्ट। यहाँ पे इंडिया में भी ये चीज़ कंसेप्ट लाने का सोचा जा रहा है, काफ़ी सोचा जा रहा है इसके बारे में। एंड इसके लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस भी आए, चाहे वो 263 रिपोर्ट हो लॉ कमीशन की, है ना, उसने भी काफ़ी एक्सक्लूसिवली सजेस्ट किया है कि इंडिया में भी अब शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ इसको थोड़ा समरी देख लीजिए, मैंने आपको दोनों बता दिए। ऑल कस्टडी लॉज आर फाउंडेड ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब इंडिया में तो यही है ना कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो भी कस्टडी लॉ इंडिया में वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है। एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मीन्स टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स ऑफ आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये होता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, कि उसकी सारी नीड्स, बेसिक नीड्स पूरी हो, उसका सोशल डेवलपमेंट हो, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। अब रिपोर्ट आई थी 2015 में ऑन रिफॉर्म्स इन गार्जियनशिप एंड कस्टडी लॉज इन इंडिया। इट रिकमेंडेड जॉइंट कस्टडी एंड शेयर्ड पेरेंटिंग, जॉइंट कस्टडी एंड शेयर्ड पेरेंटिंग जो अभी तक नहीं है। एंड एक्चुअली में यही एक बेस्ट इंटरेस्ट होता है बच्चे का। तो दैट इज द थिंग, इसको सोचा जा रहा है और हो सकता है मे बी फ्यूचर में ये आ भी जाए। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।